नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से विकास का एक दशक पूरा हुआ है। ये स्कीम अपने 10 वर्ष पूरा कर रही है, इसलिए चर्चा में है। देखिए, जब कोई भी स्कीम लागू होती है तो उस वर्ष यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, या जब कोई दशक अपना पूरा करती है तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। यूपीएससी 2015 में जब ये स्कीम 8 अप्रैल को लागू की गई थी तो 2016 में पूछा था क्वेश्चन, उसकी चर्चा आगे करेंगे और बहुत उम्मीद है कि इस वर्ष हो सकता है पूछ ले, तो तैयार रहिए हर एंगल से। आइए अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। तो देखिए, 8 अप्रैल 2025 को भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें, मुद्रा योजना के MUDRA, इसका फुल फॉर्म ये होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य रीफाइनेंस से वंचित यानी वित्त पोषण से माइक्रो यूनिट जो छोटे लघु उद्योग होते हैं उनके व्यवसायों को वित्त पोषित करना, उनको फंडिंग प्रदान करना ताकि वो अपना व्यवसाय चला सकें। छोटे छोटे, चाहे वो टी स्टॉल हो, चाय की दुकान हो या ब्रेड पकौड़े की दुकान हो, इस तरीके के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने उस दौरान शुरू किया था वर्ष 2015 में। और देखिए, इसके लिए किसी भी तरह के कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, ना आपको किसी भी जमानत पेपर देने की आवश्यकता नहीं होती है, ना किसी कागज की आवश्यकता होती है। आप लोन ले सकते हैं कोलेट्रल फ्री, बिना किसी कोलेट्रल के। कोलेट्रल के बोझ को हटा करके पहुंच को सरल बनाकर मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर उद्यमिता के एक नए युग की नींव रखी है और पूरे देश में लोगों की जिंदगी बदल गई है। दिल्ली में घर पर रहकर दर्जी का काम करने वाले कमलेश ने अपने काम का विस्तार किया है। कई सफल लोगों की आप इमेज देख सकते हैं, इन्होंने मुद्रा योजना के तहत अपना खुशहाल व्यवसाय शुरू किया है। अब बात करते हैं इस योजना की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, माइक्रो यूनिट इंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म उद्यम इकाइयों से संबंधित विकास और रीफाइनेंस यानी पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट और रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं फुल फॉर्म की, के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थापना की गई थी। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी सदस्य मेंबर ऋणदाता संस्थाओं, जिसको MLI कहा जाता है, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन उनको बोला जाता है, यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SCB भी बोला जाता है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, और RRB यानी रीजनल रूरल बैंक, और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा 20 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री संस्थागत लोन प्रदान किया जाए। अब आइए चर्चा करते हैं कि इसको कैसे डिवाइड किया गया है मुद्रा योजना को। इस योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियां बनाई गई थी, लेकिन बाद में एक को और शामिल किया गया है। पहली श्रेणी थी शिशु मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता था। आप छोटा चाय की दुकान खोलते हैं तो ये लोन ले सकते हैं, उसको नाम दिया गया शिशु। दूसरी किशोर मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक और 5 लाख तक के लोन किशोर मुद्रा योजना के अंतर्गत दिया जाता है। और इसके ऊपर यानी 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए तरुण मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दिया जाता है। लेकिन पिछले वर्ष बजट 2024-25 में अगर बात करें तो सरकार ने महसूस किया कि अब तरुण प्लस लाना चाहिए, तो 10 लाख रुपए से अधिक यानी 20 लाख रुपए तक के लोन तरुण प्लस में दिया जाने लगा। ठीक है, 10 से अधिक और 20 लाख तक के लोन को तरुण प्लस के अंतर्गत, इस कैटेगरी को याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उपलब्धियां क्या हैं, क्या अचीव किया इस योजना ने। देखिए, अप्रैल 2015 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 32.6 लाख करोड़ रुपए के 52 करोड़ से अधिक लोन स्वीकृत किए हैं। इससे देश भर में उद्यमिता की क्रांति को बढ़ावा मिला है, एंटरप्रेन्योरशिप को, लोगों ने व्यवसाय शुरू किया अपने छोटे छोटे बिजनेस को, और व्यापार वृद्धि अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई है, यह छोटे शहरों गांवों तक फैल रही है, जहां पहली बार उद्यमी अपनी नियति को साकार कर रहे हैं। मानसिकता में बदलाव स्पष्ट है, लोग अब रोजगार चाहने वाले नहीं रह गए हैं बल्कि वो रोजगार देने वाले बन रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का एक फेमस कोटेशन था कि हमारे युवा अब जॉब सीकर ना बने बल्कि जॉब क्रिएटर बने, रोजगार मांगने वाला ना बने, रोजगार देने वाला बने।
तो उस दिशा में ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अब बात करते हैं एमएसएमई लोन की धूम कैसे हुई और कारोबार का एक सशक्त इकोसिस्टम कैसे इसके द्वारा तैयार हुआ। देखिए, पिछले अगर बात करें 10 वर्षों में, तो हर वर्ष एमएसएमई लेंडिंग में ग्रोथ देखने को मिला है, वृद्धि हुई है लोन देने के मामले में। जहां फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 8.51 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटा गया एमएसएमई को, वहीं 2024 में लगभग 10 साल बाद 27.25 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटा गया। और वहीं 2025 में प्रोजेक्टेड है, अनुमानित है कि ये 30 लाख करोड़ रुपए बढ़कर हो जाएगा। तो हो सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले कि क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत एमएसएमई लेंडिंग में गिरावट हुई या वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं लगातार वृद्धि को दर्शा रहा है, तो वृद्धि को बोल सकते हैं लगातार वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे अधिक किस राज्य ने अपने राज्य में लोन को बांटा है। यहां पे दिया है ये पूरा चार्ट। स्टेट विद द हाईएस्ट पीएम मुद्रा लोन डिसबर्समेंट, यानी सबसे अधिक वितरण किस राज्य ने किया। तमिलनाडु सबसे पहले नंबर पर है, पहले स्थान पर 3.2 लाख करोड़ रुपए के साथ। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है 3.14 लाख करोड़ रुपए के साथ। और कर्नाटक तीसरे नंबर पर है 3.02 लाख करोड़ रुपए के साथ। वहीं पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर है लोन देने के मामले में 2.82 लाख करोड़ रुपए के साथ। और बिहार 5वें स्थान पर। याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता है, तैयार रहिएगा। या फिर मेंस में क्वेश्चन पूछ ले कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्या सफलता रही उसको बताइए, तो ये सारे फैक्ट, ये डेटा आपको वहां काम आएंगे। बिहार 5वें नंबर पर 2.8 लाख करोड़ रुपए के साथ। और फिर महाराष्ट्र 6वें स्थान पर है 2.74 लाख करोड़ रुपए के साथ। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको क्या पहचान मिली है। जैसे एमजी नरेगा को जब लागू हुआ था, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू हुई थी, एमजी नरेगा, मनरेगा, तो उसको 2010 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत पहचान मिली थी। आप जानते हैं कि आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मंच पर भारत के इस कार्यक्रम की तारीफ की। उसने कहा कि मनरेगा एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसी स्कीम है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन स्कीम है, जो रोजगार के देने की दिशा में बेहतरीन काम कर रहा है। उसी तरीके से मुद्रा योजना को आईएमएफ ने तारीफ की है कि जो स्मॉल यूनिट इंटरप्राइजेस होते हैं, एमएसएमई होते हैं, उनको लोन देने के मामले में भारत की अगर कोई बेहतरीन योजना है या दुनिया भर में कोई बेहतरीन योजना है तो वो भारत की मुद्रा योजना है। अगर मेंस में आप उत्तर लिख रहे हैं तो ये सारे बिंदु आपके वहां पे काम आ सकते हैं और प्रीलिम्स में फैक्ट एंड फिगर आपके काम आ सकते हैं। आईएमएफ ने भारत में वित्तीय पहुंच बढ़ाने और इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप यानी समावेशी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लगातार स्वीकार किया है। वर्ष 2017 में आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उल्लेख किया कि योजना महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय को वित्त तक पहुंच प्रदान करने में सहायक रही है और इसने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज आकार के व्यवसायों को कोलेटरल फ्री लोन प्रदान करके बैंकिंग सुविधा से वंचित परिवारों पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के फोकस को पूरा किया है। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सराहना करते हुए कहा कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एजेंसी के अंतर्गत यह योजना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ट्रेड में और सर्विसेज सेक्टर में लगे व्यवसायों को लोन देने वाले वित्तीय संस्थानों का समर्थन करके सूक्ष्म उद्यमों को विकसित करने और पुनर्वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सारे बिंदुओं का आप उल्लेख कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वर्ष 2023 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कोलेटरल फ्री लोन स्ट्रक्चर महिला उद्यमिता पर केंद्रित करने के साथ महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जो अब 2.8 मिलियन से अधिक है। अपनी 2024 की रिपोर्ट में आईएमएफ ने पुनः पुष्टि की है, कंफर्म किया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता के लिए भारत का सक्षम नीतिगत वातावरण लोन तक पहुंच के माध्यम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार और फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकता बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। अब देखिए, आप निष्कर्ष में भी कुछ बिंदुओं का आप उल्लेख कर दीजिएगा।
क्योंकि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने लगातार फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन की पावर और जमीनी स्तर पर नवाचार की ताकत का प्रदर्शन किया है। वर्ष 2014 से पहले लोन तक पहुंच अक्सर अच्छी तरह से जुड़े हुए लोगों के पक्ष में हुआ करती थी। ये छोटे छोटे व्यवसायी नहीं पहुंच पाते थे लोन तक, चाहे वो चाय का ठेला लगाना हो या और कोई भी छोटा बिजनेस शुरू करना है, अब वो लोन तक आसानी से पहुंच पाते हैं। आप इस बिंदु को निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं। जबकि छोटे उद्यमियों को जटिल कागजी कार्रवाई जैसे बाधाओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हर लोन के लिए कोलेटरल की आवश्यकता होती थी या उन्हें अनौपचारिक वित्त पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था, और बैंकों ने बड़ी कंपनियों को लापरवाही से लोन दिया, जबकि वास्तविक लोन रिसिपिएंट को यानी प्राप्तकर्ताओं को लोन तक पहुंच नहीं मिल पाई। मुद्रा ने इस शून्य का भरते हुए, इस गैप को भरते हुए एक क्लीन यानी स्वच्छ और इंक्लूसिव ऑप्शन यानी समावेशी विकल्प पेश किया है, प्रस्तुत किया है, जिसने सभी को समान अवसर दिया है। तो इन सारे बिंदुओं का आप उल्लेख कर सकते हैं। अब देखिए, यूपीएससी लगातार क्वेश्चन भी पूछता रहा है। आइए चर्चा करते हैं जो वर्ष 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 73 पूछा था। पूछा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। ऑप्शन बी, निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, वृद्ध एवं निसहाय लोगों को पेंशन देना। ऑप्शन डी, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों का फंडिंग यानी निधियन करना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज थी, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कास्ट फॉर अ फेयर सीट एलोकेशन परसिमन से जुड़ी हुई न्यूज है। ये न्यू सेंसस यानी नई जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के रीएडजस्ट यानी पुनर्समायोजन पर बहस को प्रायः डीलिमिटेशन यानी परसीमन के साथ उसको कंफ्यूज किया जाता है यानी भ्रमित किया जाता है। और डीलिमिटेशन यानी परसीमन और भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 82 के अंतर्गत जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाने के लिए प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों को रीएडजस्ट यानी समायोजित किया जाता है। और वर्ष 1971 से स्थिर वर्तमान सीट यानी जो अभी रूल चलता है 1971 की जनगणना के साथ ही परसीमन को लिंक किया गया है। और 1971 से स्थिर वर्तमान सीट अलॉटमेंट ने इम्बैलेंसेस यानी असंतुलन को बढ़ावा दिया है यानी जन्म दिया है। और विशेष करके उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों यानी नॉर्थ स्टेट की बात हो रही है, और कम वृद्धि जहां जनसंख्या वृद्धि कम होती है वो साउथ के स्टेट हो, चाहे तमिलनाडु, चाहे केरल, चाहे कर्नाटक के बीच यहाँ पे इम्बैलेंसेस देखने को मिलता है। एक उचित सॉल्यूशन यानी समाधान यह होगा कि सीटों के रीएडजस्टमेंट यानी समायोजन को केरल की जनसंख्या वृद्धि जो कि 68% की वृद्धि थी 1971 में, उसके बेस पर या उसके आधार पर किया जाए, ताकि समानता सुनिश्चित हो सके और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा समान हो सके। और एडिटोरियल को आने वाले अंकों में हम शामिल करेंगे। आज के लिए एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम हिंदी के साथ। धन्यवाद।